एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। एज़ यू ऑल नो, एयरफोर्स ने एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है। 4 to 8 नवंबर में आपका एग्ज़ाम होना है। तो अब हमें वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली चीज़ें होती हैं उन्हीं का कंपाइलेशन इस वीडियो में है। इसमें फिजिक्स भी है, मैथ भी है। जो डायरेक्ट मैथ देखना चाहते हैं वो जंप करके 14 या 15 मिनट के बाद पूरा मैथ ही पोर्शन है। बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं और मैंने कोशिश करी है कि एक क्वेश्चन के साथ 4 और बातें बताने की जो उसके साथ में बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो वीडियो को ध्यान से देखना और आई होप जो मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था उसको आप फॉलो कर रहे होगे, उसके अकॉर्डिंग चल रहे होगे। लेकिन जो ये वीडियो मेरे रेगुलर आ रहे हैं इनको भी आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो एंजॉय करो वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो कौन से कलर के लिए मैक्सिमम और कौन से कलर के लिए मिनिमम होती है। रिजॉल्विंग पावर होती क्या है, जैसे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और माइक्रोस्कोप द्वारा उनको सेपरेट देख पाने की पावर, मतलब उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट कर पाने की जो पावर होती है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। वो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो कौन कौन सी चीज़ें उसे अफेक्ट कर सकती हैं, ये आप याद रखना। रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 म्यू साइन थीटा बटे लैम्डा, यानी कि उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका जो एंगल रहेगा और जो आपका वेवलेंथ रहेगा, ये तीन चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस कलर के लिए ऐसे पूछेगा या फिर वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरह से क्वेश्चन रिप्रेजेंट करा जा सकता है। मैंने आपको पूरा फंडा समझा दिया। अब इसमें आप देख रहे हो वेवलेंथ नीचे है, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर घटेगा और वेवलेंथ अगर घटेगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप एयरफोर्स के एस्पायरेंट हो, कि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है, लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, डेविएशन सबसे कम होता है। सिमिलरली वॉयलेट कलर का जो है वेवलेंथ सबसे कम होता है और डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ये दो पॉइंट अगर आपके क्लियर हैं। अब इनमें वॉयलेट तक की तो बात है नहीं। अब देखो किस रंग के लिए कम, तो लाल रंग के लिए ऑब्वियसली सबसे कम होगा, क्योंकि इन सब में सबसे अधिक वेवलेंथ लाल की है और जो रिजॉल्विंग पावर है वो वेवलेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें लाल आगे है, यहाँ पे लाल आना ही आना है, राइट। अब अगर बात करें, ये तो बात हुई माइक्रोस्कोप की। अगर टेलीस्कोप की बात करा जाए तो जो टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर होती है वो क्या होती है, 1.22 इंटू लैम्डा बटे डी। आप देख रहे हो इसमें लैम्डा के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो ये पॉइंट, और दूसरी पॉइंट जो टेलीस्कोप का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कहेगा कैसे बढ़ाई या घटाई जा सकती है। ये द्वारक होता है, तो द्वारक को बढ़ाने पर ये क्या है, रिजॉल्विंग पावर घटेगी। तो आई होप ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के आपके फंडे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि रिजॉल्विंग पावर एक ऐसा फिनोमेना है ये क्वेश्चन जनरली एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को अभी मैंने एक रिसेंट वीडियो में पूछा था, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका गलत आंसर किया। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। एयरफोर्स और नेवी में इस तरह के क्वेश्चन, ये मान लो तुम पेनेसिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट को है क्या कंसीडर करा गया है, पार्टिकल या फिर वेव या फिर बोथ। तो इसका आंसर सभी पार्टिकल 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 दे रहे हो। आई नो कि जो आइंस्टीन थे उन्होंने कंसीडर करा था लाइट को पार्टिकल, लेकिन जब वो फोटोन माना था, उनको लाइट पार्टिकल को फोटोन माना था, कण माना था, लेकिन जब वो फोटोन एक करंट बना के जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब वो बहते हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको वेव कंसीडर करते हैं। तो लाइट जो है उसको क्या माना गया है, बोथ माना गया है। याद रखना आप लोग, डुअल नेचर ऑफ लाइट आपने पढ़ा है, प्रकाश की द्वैती प्रकृति। तो यहाँ पे केवल पार्टिकल नहीं होगा। आप लोग इन चीज़ों में छोटी छोटी गलतियाँ मत करो। को कीटाणु रहित बनाने के लिए वाटर का प्यूरिफिकेशन जो होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करा जाता है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट यानी कि परावैंगनी किरण UV यूज करा जाता है। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो। आपने सभी ने देखा होगा जो हेमा मालिनी जो है एक्ट्रेस है वो ऐड करती हैं, RO देता है, RO + UV, उसमें लिख के आता है RO + UV कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। तो जो अल्ट्रावायलेट RO + UV इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि जो UV यानी कि अल्ट्रावायलेट होती हैं वो आपका वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ करी जाती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के यही केवल नहीं, बहुत सारे यूज हैं, जैसे माइक्रोवेव खाना बनाने में कहेगा कौन सा, ठीक है, इंफ्रारेड जैसे कहेगा जो आपका जो कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए या डार्क प्लेस में अगर फोटोग्राफी करनी है तो वहाँ पे कौन सा रेडिएशन यूज करा जाता है, तो इंफ्रारेड, ठीक है। अवरक्त जो विकिरण है यूज किया जाता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इन रेडिएशंस के जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी आपके यूजेस हैं डेली लाइफ में, जैसे अगर आपसे कह देता है, कमेंट में आप लोग बताना, अगर कह देता है हॉस्पिटल में जो टूल्स होते हैं उनको बैक्टीरिया मतलब उनको साफ़ करने में कौन सा रेडिएशन यूज़ करा जाता है। बेसिकली इनके बहुत सारे यूज़ हैं और वो सभी यूज़ आपको पता होने चाहिए। और अब में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि ये वहाँ के क्वेश्चन है, ये उन सर के क्वेश्चन है, ये उनके क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊँ, क्वेश्चन किसी के नहीं होते हैं, सॉल्यूशन सबका अपना यूनिक होता है। क्वेश्चन लूसेंट के हैं या करतार के हैं, अरिहंत के हैं, डजंट मैटर, ट्रस्ट मी। मैटर करता है आपका जो अप्रोच है,
एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं, कैलकुलेशन मिनिमाइज़ करना आता है या नहीं, या जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो एक फैक्ट के साथ 4 फैक्ट बताता है या नहीं, ये चीज़ें इंश्योर करती हैं सिलेक्शन। तो ये बातें मत किया करो कि ये क्वेश्चन उनके हैं, क्वेश्चन किसी के नहीं होते हैं, ठीक है। जब वो नहीं थे तभी ये फिजिक्स थी, तभी बामर लाइमन थी, आज भी लाइमन है और कल भी लाइमन रहेगी, ठीक है। अपना अपना एक अप्रोच होता है। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सीरीज है जो दृश्य यानी कि विजुअल में पाई जाती है, तो जो बामर है वो आपकी कौन सी है, बामर जो सीरीज़ होती है वो विजुअल क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे लाइमन की पूछ देता अगर, तो लाइमन अल्ट्रा वायलेट आ जाता, और बाकी जितनी भी होती हैं ब्रैकेट पास्चन फुंड ये सभी, जैसे सी ऑप्शन वाली, और अगर ब्रैकेट पास्चन फुंड ये सभी आपकी इंफ्रारेड में आती हैं। तो इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, आप लोग एकदम तैयार करना। दृश्य क्षेत्र में मुझे आज भी याद है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन एज इट इज़ मेरे में आया था कि कौन सी स्पेक्ट्रम विजुअल लाइट में, तो जो बामर है वो राइट आंसर था ये। और मुझे मैथ में भी एक क्वेश्चन याद है, मतलब कुछ क्वेश्चंस मुझे याद है, ऐसे पूछा गया था 15 खिलाड़ियों में से कुछ की टीम बनानी है और उसमें मतलब मेक श्योर कि उसमें कैप्टन शामिल हो, ऐसे क्वेश्चन आया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो कुछ चीज़ें मुझे याद आती हैं तो मैं बताता भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं फीडबैक देता भी रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरणें होती हैं, बीटा रेज होती हैं, वो डिफ्लेक्ट होती हैं, किनके द्वारा डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, या बोथ में। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको इसके थ्रू बताऊँ। अल्फ़ा जो पार्टिकल होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं, ये दोनों चार्ज होते हैं इन पे, ठीक है, ये चार्ज होल्ड करते हैं। बट गामा जो है वो कोई चार्ज कंसिस्ट नहीं होता है, न्यूट्रल होता है चार्ज से। तो बीटा का क्वेश्चन या अल्फ़ा का आए तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में से डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसका क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो गया, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। लेकिन ये याद रखना कि अगर गामा का क्वेश्चन आएगा तो वो किसी से भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो कोई चार्ज होल्ड नहीं करता है। सेकंड थिंग, ऐसे भी पूछा जाता है, 4 ऑप्शन होंगे आपके, जैसे एक्स रेज, ठीक है, इंफ्रारेड, गामा रेज और बीटा रेज। कहेगा विच वन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो याद रखना कि बीटा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं, और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है, वो सभी अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और आई होप आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट को विद्युत सिग्नल्स में बदलने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका राइट आंसर है रेटिना। देखो मैं हमेशा आपको एम्फेसाइज करता हूँ कि आप ह्यूमन आई को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। कहेगा कौन सा पार्ट है जो मनुष्य दान कर सकता है, कॉर्निया हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको मैं कहता हूँ कि आप ह्यूमन आई में कितने फैक्ट बताऊँ, आप जितने भी उसमें द्रव होते हैं, काचा द्रव, फलाना ढिकाना, इन सब पे अच्छी कमांड बना लो, क्योंकि ह्यूमन आई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। रेटिना से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आजकल क्वेश्चन वो नहीं पूछता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं और दूरदृष्टि में। सबको पता है कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल, निकट में अवतल, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे बनने लगे, अगर आपको मायोपिया है या अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, तो प्रतिबिंब बनेगा। और ऑप्शन हो गए रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे। तो याद रखना, रेटिना के आगे अगर बनेगा तो निकट दृष्टि दोष की बात करेगा, रेटिना के पीछे बनेगा तो दूर दृष्टि, यानी कि जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसका जो इमेज है वो रेटिना के दूर बनेगा, और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसका इमेज रेटिना के आगे बनेगा। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ह्यूमन आई कैसा है, कहेगा कि मानव का जो ह्यूमन आई है वो कैसा लेंस है, कन्वेक्स है या कनकेव है, तो वो उत्तल है। कैसा लेंस है, उत्तल, कन्वेक्स लेंस है। ये भी पूछ सकता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आपसे भी तो कुछ करवाऊँ, मैं ही सब करता रहूँगा, सिलेक्शन आपको लेना है, राइट। अभिन्दुकता को दूर करने के लिए, देखो अभिन्दुकता को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज़ करा जाता है, ठीक है। अब आप लोग हमें बताओगे कि बाईफोकल कहाँ यूज़ करा जाता है। 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, अभी पॉज करके अगर आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप लोग सेल्फिश हो, आप बिल्कुल ही एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो, और भगवान सिलेक्शन उसी का पढ़ते। अगर 2 बच्चे, एक बात मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल का एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर डबल मास की एक ख़राब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसा सभी ने देखा होगा, एक चीज़ ख़राब हो जाती है, उसके पीछे दूसरी बांध दी जाती है, तो इसमें फोर्स कांस्टेंट कर देंगे, यानी कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, m1a1 इज इक्वल टू। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया है तो मैं सच बता रहा हूँ वहाँ नहीं कर पाओगे। मास कितना था, पहले मास m था, एक्सेलरेशन 8 था, अब की बार मास 2 गुना है, मतलब 2m है, और एक्सेलरेशन पूछना है। m से m कट गया, 2 से 4 बार कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके लिए हो सकता है ये क्वेश्चन नया हो, वैसे हमें पता तो होती हैं चीज़ें, लेकिन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। जिसमें कह रहा है कि देखो आज के क्वेश्चन इजी होंगे, लेकिन आपके लिए, आपके प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छे हैं। एक जल से भरी बकेट है, 9 मीटर रेडियस के सर्कुलर सर्कल में इस तरह से घुमाई जा रही है कि वाटर नहीं गिर रहा है।
एक चक्कर ये भी मैं बताया कि ये हर बच्चे ने इसको फील करा होगा, इस चीज़ को ऑब्जर्व करा होगा कि एक बाल्टी भरो और उसको ऐसे घुमाओ तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो वेट को जो मेंटेन करे रहता है, फैलने नहीं देता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल, मेरी बात वर्ड पे ध्यान देना, सेंट्रीपिटल नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेंट्रीपिटल जो होता है वो आपका सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की जो तरफ फोर्स लगता है। तो एम जी को सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से एम जी ओमेगा स्क्वायर, तो एम जी इक्वल करेंगे किसके, एम आर ओमेगा स्क्वायर के। जो वेट को मेंटेन कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा एम से एम कट गया। ठीक है, तो ओमेगा बराबर जी बटे आर आएगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा ये, और ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट जी बटे आर। अब बस टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड तो बहुत सरल होता है, क्या होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा का मान है जी बटे आर, यानी कि जी नीचे रखते हैं और आर ऊपर रखते हैं, बस हो चुका है। अब रख दो 2 पाई अंडर रूट जी बटे आर, इन सारी चीज़, इनका मान 10 हो गया और आर रेडियस थी 9। ठीक है, 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 3 होगा। अब मेरी बात समझना, ऊपर बचा है 2 गुणा पाई का वैल्यू 3 लगभग अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, जी का मान 9 से बाहर आएगा, 3 बचा, नीचे 10 का लगभग स्क्वायर रूट लेंगे तो लगभग 9 होता तो वर्गमूल 3 आता, तो 3 से 3 कट जाएगा तो लगभग 6 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, अप्रॉक्स 6 सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। क्या, टी इज इक्वल टू 2 पाई बटे ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली थी क्या, जी बटे आर। तो उसको ऐसे भी आप फॉर्मूले की तरह भी याद रख लो, रेडियस बटे जी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया बाल्टी वाला फैलने ना दे तो सीधा उस तरह से आप लोग निकालो मत, आपको याद हो टी 2 पाई अंडर रूट आर बटे जी, बस रेडियस जी दी जाएगी और जी आपको रख देनी होगी। अगर ना गिवन हो तो 10 रख देना। थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना है, इन क्वेश्चंस में थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन की नीड होती है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने पाई की वैल्यू पूरी नहीं बता पाई है। पाई की वैल्यू, इनके रिकॉर्ड भी बनते हैं, कोई कितने तक याद कर लेता है, कोई कहीं तक, कोई 10,000 तक, 20,000 संख्याओं तक, लेकिन पाई की वैल्यू डेफिनेट नहीं होती है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है कि सर्कुलर पथ पर एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अगर पिंड की चाल 3 गुना कर दें तो उसका अभिकेंद्रीय त्वरण, जो पिटल एक्सीलरेशन होगा, अभिकेंद्रीय त्वरण, वो कितने गुना हो जाएगा। फोर्स क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, एम ए का मतलब वी स्क्वायर बटे आर, यानी कि अभिकेंद्रीय त्वरण यही तो है वी स्क्वायर बटे आर, यानी कि अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है वो हमारा वी स्क्वायर बटे आर होता है। मतलब क्या कह रहा है, आर रेडियस आर है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो वो वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्वरण। अगर चाल को 3 गुना करा गया है तो ऑब्वियसली वो 9 गुना हो जाएगा, तो यानी कि डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है त्वरण और वेलोसिटी 3 गुनी करी गई है तो उसका स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा त्वरण। यानी कि क्वेश्चन ईजी है, मुझे पता है कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, टफ भी होते हैं, लेकिन हमारा मोटो होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में परफॉर्म करना है। बोर कैंडेला के एक आइसोट्रोपिक सोर्स से जो लाइट फ्लक्स होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर वही है प्रैक्टिस नहीं है तो फिर मैं कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही है जो परफेक्ट बनाएगी। अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने की नीड नहीं है। अब आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका जो ब्रेन है वो ब्रॉड, मतलब सोच पाएगा। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को फील करो और प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। जैसे 4 कैंडेला के एक आइसोट्रोपिक सोर्स है, तो इसके लिए कुछ इसमें रामबाण नहीं है, देख के ही क्लिक करोगे। अगर आपको पता हो कि जो फ्लक्स रहेगा उसका वो क्या रहेगा, 4 पाई इंटू इल्यूमिनेंस। इल्यूमिनेंस आपको गिवन रहेगी, 4 पाई में उसका गुणा कर देना होगा। यहाँ 1 कैंडेला होता तो आंसर हो जाता 4 पाई, यहाँ 4 कैंडेला है इसलिए आंसर है 16 पाई। यहाँ अगर 2 कैंडेला होता तो फिर आंसर हो जाता 8 पाई। मतलब आपको याद रखना है कि जो उसका फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 4 पाई इंटू इल्यूमिनेंस, और इल्यूमिनेंस उसकी 4 कैंडेला गिवन है आपको। और ये आइसोट्रोपिक सोर्स के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखें। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम किसके बीच में पड़ता है, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, ये फिर से आ गया PDF में, तो चलो देख लेते हैं। मैंने आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताया है, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY, क्योंकि रिलायंस जियो इतना सस्ता हो गया है, हम बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, तो XY बच्चे नाम के बच्चे, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY। अब देख लो, इंफ्रा पूछ रहा है, मतलब आई पूछ रहा है, किसके बीच में पड़ता है, माइक्रो और अल्ट्रावायलेट के बीच में पड़ रहा है। तो देख लो कहाँ है, सूक्ष्म तरंगें और विजुअल दृश्य प्रकाश, वी मतलब विजुअल, तो सूक्ष्म और दृश्य के बीच में पड़ रहा है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है रिजल्ट, ये आप देख के समझ सकते हो। इधर इसका पेनेट्रेटिंग पावर का, भेदन क्षमता का बढ़ता क्रम, बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी कि बताओ, आपको 4 दे देगा, कहेगा कि इनको रीअरेंज करो इनकी वेवलेंथ के क्रम में, तो ये ऑर्डर अगर याद है तो फिर आप कर पाओगे, अदरवाइज फिर इसकी भी करना। तो अब हम यहाँ से मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 + i की पावर 4 अप टू i की पावर 2n, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, या फिर इसका कोई हल ही नहीं होगा।
तो देखो इनको पॉज करके आप अपने आप को भी इवेल्युएट करते रहना। आई की पावर 2n तक है। अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि आई की पावर ऑड है या इवन है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूँ, बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर दूँ, जिससे आपका क्वेश्चन कुछ भी बना रहे गलत नहीं करोगे आप, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ये आपको पता हो, और एक अंडरस्टैंडिंग ये क्लियर हो कि आई क्यूब करेंगे तो उसको हम आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, यानी कि -1 इंटू आई लिखेंगे तो वो -i होगा। सिमिलरली आई की पावर 4 को हम आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे, मतलब -1 गुणा -1 मतलब 1 आएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये अगर यहाँ पे आई होता तो फिर ये 4 और 4 जो होते उनका अगर सम करते तो सभी कैंसिल हो जाते करस्पॉन्डिंग। अब देखो जैसे कि ये है आई स्क्वायर है, इससे कैंसिल आई स्क्वायर -1 होगा, इससे +1 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आगे वाले से होते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमारी अफेक्ट कर जाएगी कि n की पावर ऑड है या इवन। तो आप कुछ चीज़ें लिख लो। अगर i की पावर 2n है, उसका वैल्यू अगर हमारा क्या है, अगर n का मान इवन है, n का मान इवन है तो फिर मेरा आंसर +1 आएगा। अगर i की पावर 2n में n का मान ऑड है, अभी मैं समझाऊंगा भी, लेकिन ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो तो वैल्यू -1 आएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सपोज i की पावर 6 होता, मेरी बात ध्यान से सुनो, i की पावर 2 इंटू 3 होता, यानी कि अगर i की पावर 6 है, ठीक है, जहाँ पे n की पावर n का मान क्या हो गया, 2 गुणा 3 करोगे, यानी कि n के पावर ऑड हो गया। तो इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो इसको i की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि i की पावर 4 का मान 1, यानी कि ये -1 आ रहा है। यानी कि अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मान लो i की पावर हमारा 8 होता, 8 का मतलब हुआ n का मान ऑड हुआ, क्योंकि 2n करेंगे तो 4 हुआ तो 1 आएगा। तो कुल मिला के आप ये दो चीज़ें लिख लो कि ये दो क्लियर रहते हैं कि i की पावर 2n अगर n इवन है तो 1 आएगा, ऑड है तो -1 आएगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे कि n की पावर 2n है, ठीक है, ये इवन भी हो सकता है, n का मान ऑड भी हो सकता है। जब हमारा ये इवन होगा, इवन के केस में क्या होगा कि +1 आएगा। क्या आएगा इवन की कंडीशन में, हमारा क्या आएगा इवन की कंडीशन में, मैंने बताया i की पावर 2n में अगर n इवन है तो वो +1 आएगा, यानी कि 1 से -1 1 -1 1 -1 1 सब करते चले जाएंगे, लास्ट में जो +1 है वही तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाता। लेकिन अगर n ऑड होता, अगर n ऑड होता तो लास्ट वाला वैल्यू -1 होता, लास्ट वाला अगर वैल्यू -1 होता तो फिर सभी कट जाते तो आंसर 0 आ जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि n ऑड है कि इवन है, तो फिर मेरा आंसर हम नहीं बता सकते, कैन नॉट डिटरमाइन, इसका कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n हमारा स्पेसिफिक नहीं बताया है कि क्या होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और दो बातें आपने लिख ली होंगी कि अगर i की पावर 2n हमारा ऑड है तो -1 आंसर आता है, और i की पावर 2n अगर इवन है तो +1 आंसर होता है, ठीक है। ये चीज़ें लिखते हुए भी चलना है। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ऑप्शन भी काम आते हैं, ऑप्शन उठा के भी आप अप्रोच कर सकते हो, और बहुत सारे केसेस में वो सेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे ए ऑप्शन हमने देख के ही क्लिक कर दिया कि नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आपका n का वैल्यू 5 से छोटा तो होना पॉसिबल है ही नहीं। क्या पता कई बार ऐसा हो जाता है कि सारे 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 5 से छोटे होते हैं, तो ये भी टेक्निक्स आप करके देख लेना। तो ए ऑप्शन कट गया, हमने बी ऑप्शन उठाया, तो NP5 को जल्दी से अगर हम लिखते तो हम 9P5 को कैसे लिखते, 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। आपको टाइम लग रहा है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो अब 3 गुणा, अब यहाँ पे 9 रखते तो 10 हो जाता। 10P4 को कैसे लिखते, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है। इतना 4 तक लिखना था तो 10 को 4 तक लिख दिया। अब देखो, अब इसमें दोनों को इक्वल होने के लिए देखो, इसमें भी आपका 9 है, इसमें भी 9 है, 8 है 8 है, 7 है 7 है, इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है, दोनों इक्वल हो गए, सेटिस्फाइड हो गए 9 पे रखने पे, तो आंसर 9 हो गया। क्या फर्दर चेक करने की नीड है हमें हर बार? अब देखो, अब बाकी आप समझदार हो, ये इन टेक्निक्स को आप जो आपको अच्छी लगे उनको इम्प्लीमेंट भी कर लेना, ठीक है। चेंज इज़ द रूल ऑफ नेचर, वही नहीं है कि आप जो 12th में पढ़ा वही मेथड लगा रहे हो। जैसे कि इसमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि एयरफोर्स में जरूर आएगा, जरूर मतलब जरूर, अगर कभी भी NCR बराबर NCX बराबर NCY है तो हम x प्लस वाई को n के बराबर लिख सकते हैं, ये आप याद रखना। यानी कि r प्लस 2 को हम, यानी कि x प्लस वाई को हम 18 के बराबर लिख सकते थे। 2r बराबर 16 होता, 2 उधर जाता तो r बराबर 8 आता। 8 आता मतलब हमें 8C5 का मान निकालना है। 8C5 का मतलब हम 8C 8 - 5 यानी कि 8C3 लिख सकते हैं। 8C3 को हम कैसे, 8C5 को 8C3 लिख सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर NCN-R होता है। तो 8C3 का मतलब 8 गुणा 3 तक खोलना है, 8 गुणा 7 गुणा 6। अब 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 से 6 कट गया, ठीक है, 6 से 6 कट गया, तो 8 का 7 में गुणा करेंगे तो 56 इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉलीनॉमल है, उसमें बहुभुज में 45 जो डायगोनल है विकर्ण है, तो नंबर ऑफ साइड कई बार बता चुका हूँ कितना होता है 11। इसका डायरेक्ट याद रखना n-3/2 ये होते हैं विकर्ण। अब इसमें ऑप्शन उठाओ, सेटिस्फाइड कराओ। ये 44 लाना है तो ऑप्शन 9 उठाओगे 44 नहीं आएगा, 10 उठाओगे 44 नहीं आएगा, जैसे ही 11 उठाओगे तो 11 में से 3 गया 8, तो जब इसको 4 से कट करोगे तो 44 आ जाएगा। इनको पहले मैं करके बता दूं कि आपको एग्जाम में कितना लिखना है कम से कम, फिर मैं समझा दूंगा अच्छे से कि कैसे हमने किया। इसमें हमने देखा 1 + x की पावर 25 था तो हमने लिखा 25c। अब यहाँ पे 2r + 1 था तो हमने 2r लिखा, ये सब प्रैक्टिस से आएगा। फिर हमने 25c, फिर यहाँ पे लिखा r + 4 था तो हमने इसको कितना लिख लिया, r + 5 था तो r + 1 कम करके लिखते हैं 4 लिख दिया। अब हमने पता है कि NC_P = NC_R है तो इनको हम P को और R को इक्वल कर सकते हैं, यानी कि 2r बराबर अगर r + 4 है तो 2r बराबर अगर r + 4 है तो हमारा r इधर आएगा तो r का वैल्यू कितना आ गया 4। अब वेरीफाई भी कर सकते हो, r की पावर 4 रखने पर ये भी 9वां पद आ रहा है और ये r की पावर 4 रखने पर ये भी 9वां पद आ गया है, तो वेरीफाई भी हो गया। अब इसमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे लूप होल्स हैं जिनके भी मैं चीज़ें बताऊँ कि कभी कभी जैसे यहाँ पे 34 होता और यहाँ पे कुछ और होता, और तो हम अगर सीधा P = R यानी कि नीचे वाली चीज़ों को अगर इक्वल करते तो R की वैल्यू नेगेटिव आती है। कभी कभी ऐसा होगा और ये क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर नेगेटिव आ जाए तो इनको इसके बराबर ना करके, जैसे मैं आपको एक चीज़ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ अगर NC_P = NC_R आ रहा है, हमने इस क्वेश्चन में तो सीधा P को R के बराबर करके निकाल ली वैल्यू। अगर हमारी यहाँ से हमारा नेगेटिव आ जाए तो एक काम कर देना आप, P को हम n-R भी लिख सकते हैं। 2 चीज़ें, तो n-R लिखोगे जब तो फिर वो वाला वैल्यू राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये तो याद रखना ही है। अब आपको ये बताऊँ कि मैंने इतना जल्दी क्यों कर दिया, आप भी करोगे। अगर TR + 1 पद क्या होता है, NCR, x की पावर n-R और a की पावर r, ठीक है। अब a की पावर r एक कांस्टेंट, a की पावर कुछ भी कर दो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब r + 1 हमेशा याद रखना, जो विस्तार में जो टर्म होगा उसको यहाँ पे +1 करके लिखते हैं, मतलब यहाँ पे r लिखते हैं। अगर यहाँ 6वां होता तो यहाँ पे 5 लिखते, यानी कि ये घटा के लिखते क्योंकि ये +1 है। अगर यहाँ 7वां पद होता तो इस फॉर्मूले में यहाँ 6 लिखते। तो सिमिलरली यहाँ 2r + 1 था तो इसलिए जल्दी में हमने ये घटा के लिख देंगे, 2r लिख दिया था। इसका गुणांक यही तो इतना होगा और इसी गुणांक को हमने इसके इक्वल कर दिया था। 5 था तो एक घटा के 4 के बराबर कर दिया था। तो हमने जल्दी में क्या कर दिया था, आपको भी इतनी जल्दी करना है कि 25c इसमें से एक घटा के लिखना था 2r, इसको इक्वल कर देना था 25c, इसमें एक घटा के r + 4। इतना ही तो इजी है ये क्वेश्चन। अब या तो सीधा इसको बराबर इसको करने पे r की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी तो इसमें से क्या घटाएंगे, ये माइनस ये घटा देंगे तब r की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें कैलकुलेशन मिनिमाइज करना है। और गाइज ये हैबिट आपकी, अगर आप अपने रूम में जो प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पे अगर कैलकुलेशन मिनिमाइज करना आता है आपको, तभी आप एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन मिनिमाइज कर पाओ। मैं आपको 2 क्वेश्चन याद करवा रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ भी सोचो, एक हिस्ट्री की तरह मैं आपसे कह रहा हूँ इन 2 क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहती हैं। अगर A और G यहाँ पे करेक्ट कर लेना, A हमारा क्या है, अर्थमेटिक मीन है, G हमारा जियोमेट्रिकल मीन है, हरात्मक नहीं है, गुणोत्तर माध्य है, ठीक है। तो फिर वो संख्याएं क्या हैं, ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो वो संख्याएं डायरेक्ट आप याद रखना कि अर्थमेटिक मीन में प्लस माइनस कर देंगे a² - g², यानी कि B हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आप एक झलक इस क्वेश्चन को देखो, अब आप इसको करने बैठोगे तो कोई उसमें टफ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैं फ़ोन की स्क्रीन पे अब मुझे चीज़ें आपको वो डिलीवर करनी है जो एग्ज़ाम में आपको दिख जाए, ठीक है, कुछ आपको बेनिफिट हो जाए, इसका आउटपुट मिल जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब कुछ चीज़ें आप लर्न भी कर लो, आप भी कोऑपरेट करो, क्योंकि मैं फ़ोन की स्क्रीन पे करता हूँ सब। तो इसको आप याद कर लेना इस रिजल्ट को, क्योंकि कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं, जैसे आपने कॉम्बिनेशन में वो सवाल देखा है, वो एयरफोर्स में हमेशा आता है जिसका आंसर 52C4 आता है। आपने ऑब्जर्व किया, यहाँ 47C1 48C2 ऐसे स्टार्ट होता है, यहाँ सिग्मा का एक रिलेशन होता है, उसका आंसर 52C4 आता है। तो कुछ चीज़ें ये ऐसी होती हैं कि बच्चे को याद है तो फिर वो क्यों कैलकुलेट करेगा, अननेसेसरी क्यों एफर्ट लगाएगा। इसी को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। स्मार्ट वर्क इज़ नथिंग बट कि आपको बिहाइंड का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर्स भी याद है। डेटा चेंज कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि डेटा चेंज कर देंगे वो, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आप, मेरा रिकमेंडेशन है, याद कर लेना, मे भी आपको सीधा सीधा दिख जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14C1 14C2 14C3 ... 14C14 किसके इक्वल होगा। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 14 2 की पावर 14 - 1। इसका आंसर होता है 2 की पावर n - 1। लेकिन आपको कोई चीज़ है याद नहीं करनी है, समझ लो, क्योंकि 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, nc0 + nc1x +
NC2x²। सिमिलरली ये आता चला जाएगा NCn x⁴n। अब हमें ये बताओ, अगर हम इस पूरे में x का मान 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2n = ये NC0 प्लस ये पूरी चीज़ क्या आ जाएगी, x का मान जब 1 रखेंगे तो ये यही तो आ जाएगी जो ये लिखा हुआ है। यानी कि इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वो इसका NC0 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 उधर जाएगा तो 2n-1 यानी कि 214-1 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बड़ा चेंज हो गया है। लड़का याद तो कर लेता है, जल्दबाजी में गलत क्या करेगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे 14C0 से स्टार्ट होता, 14C0 से स्टार्ट होता, देख लेना 0 से स्टार्टिंग हो तो फिर 214 केयरफुली। और एक और चीज़ इसमें जो कि अभी पूछने लग गए हैं, CDS में पूछा गया था, जिसमें केवल ऑड थे, यानी कि यहाँ पे होता 14C1 प्लस 14C3 प्लस 14C5 अप टू 14C11। इसका क्या ट्रिक है, अगर आप लोगों को आई होप पता होगा, एयरफोर्स के एस्पायरेंट हो, थोड़ा स्क्रीन पे नहीं बता पाऊंगा, बाकी अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना और बच्चों तक ये बात पहुंचाओ। नहीं तो मैं कम्युनिटी पे ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा ऑड वाला, और उसका जो कमेंट सेक्शन होगा उसमें हिंदी में पूरा पिन कर दूंगा कि उसकी ट्रिक क्या होती है। इक्वेशन x² - px + 8 = 0, इसके जो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस 2 है, तो p की वैल्यू क्या होगी। आप खुद से ट्राई जरूर करना दोनों क्वेश्चन को, बहुत अच्छा लेवल है। और अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैथ का, उसमें लेवल आपको इंक्रीज मिलेगा। मैंने प्रॉमिस करा था 5 वीडियो का, तो ये 5th वीडियो है, अब मैं लेवल बढ़ा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो इस क्वेश्चन में मूलों का अंतर, रूट का डिफरेंस कितना है 2, यानी कि अल्फ़ा माइनस अगर हम बीटा मान लें तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है 2, और अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है x² माइनस मूलों का योगफल यानी कि p है योगफल, और मूलों का गुणनफल कितना है c, कांस्टेंट टर्म कितना है c/a भी मान लो, या कांस्टेंट टर्म कितना है 8। 3 चीज़ें गिवन है। अब हमें देखो, अगर हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिखें तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और हम अगर यहाँ -2 अल्फ़ा आएगा, यहाँ +2 अल्फ़ा, तो इसको भी -2 अल्फ़ा लाना है तो माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। ये रिजल्ट ये कहीं से आया नहीं है, इसको जब दोनों पक्षों को सॉल्व करोगे तो LHS RHS के इक्वल आ जाएंगे। तो इसको अगर लड़का याद भी रखता है तो वो एक स्मार्ट बच्चा कहलाएगा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का मान कितना है 2, 2 का वर्ग 4 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है p का वर्ग p² माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का मतलब 8, 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 होगा, 32 उधर जाएगा तो 36 होगा, 36 का वर्गमूल लेंगे तो +-6 आएगा। यानी कि बस एक अप्रोच बता दी आपको कि इससे मिनिमम, इससे शॉर्टेस्ट तरीका इसका क्या हो सकता है। इसके मूलों के वर्गों का योग एक बार बता दे रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भी कैसे करते हैं। अब देखो, मूलों के वर्गों का योग α² प्लस β² हमें फाइंड करना है। इसका भी अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो इसमें आएगा α² प्लस β² प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि इसमें 2 अल्फ़ा बीटा घटा दें तो फिर वही बात तो आ जाएगी। तो ये भी एक फॉर्मूला नहीं है, बस ये चीज़ें वो हैं जो आपको थोड़ा कैलकुलेट करने पे आएंगी और प्रैक्टिस से आएंगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या हमें फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, क्या है मूलों का योगफल 3, तो 3 का वर्ग 9 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल कितना है 1, तो 9 में से आपका 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी थे, बस एक बार बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप पे ऐसे क्वेश्चन पे कमांड नहीं है तो डू प्रिपेयर। अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो 2 अल्फ़ा माइनस 35 और 2 बीटा माइनस 35 दोनों का होल क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट हैं तो इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे। मतलब जब हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 2 अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस का 35 अल्फ़ा और प्लस का 2 = 0। यानी कि इसको हम 2 अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें, हम अगर अल्फ़ा कॉमन ले लें इसमें तो हमारा 2 अल्फ़ा माइनस 35 हो जाएगा, और 2 उधर हम ले जाएं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। यानी कि इस चीज़ की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस का 2/अल्फ़ा। यहाँ हमने अल्फ़ा कॉमन लिया है तो इस चीज़ की वैल्यू आएगी 2 माइनस का 2/अल्फ़ा। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 बीटा माइनस 35 की वैल्यू निकालेंगे, जब बीटा का मान 35 रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2/बीटा। अब क्वेश्चन हो चुका, क्यों हो चुका, हमें बस एक अप्रोच पता चली कि ऐसा क्वेश्चन आ गया। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट है तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इसमें x के प्लेस पे रख सकते हैं। जब अल्फ़ा का वैल्यू इसके प्लेस पे रखा तो ये आया, 2 उधर ले गए, अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये आ गया इसका इतना पार्ट। सिमिलरली बीटा रखने पर इतना पार्ट आ गया, तो दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, माइनस का 2/अल्फ़ा लिख सकते हैं, तो माइनस का 2/अल्फ़ा का होल पावर क्यूब। अब हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2/बीटा लिख सकते हैं, तो माइनस का 2/बीटा का होल पावर क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब कितना हुआ 8, और इस 2 का क्यूब कितना हुआ 8, यानी कि ऊपर तो 64 आएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, यानी कि ऊपर तो 64 आया। नीचे हमारा आ रहा है अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब।
अल्फ़ा बीटा की होल पावर 6 आ रहा है, 3 ये 3 वो। अब अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है c/a, मतलब c का मान 2 और a का मान 2, तो c/a निकालेंगे तो 1 आएगा और 1 की पावर कुछ भी बना रहा है 1 ही रहेगा, यानी कि 64/1, यानी कि 64 मेरा इसका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। मुझे पता है कि इसमें खिचड़ी बन जाती है फ़ोन की स्क्रीन पे, लेकिन ये गारंटी है कि जो बच्चा सीखने के उद्देश्य से वीडियो देख रहा है, और हाँ, यहाँ तक जो बच्चा आया है वो ट्रस्ट रखता होगा हम में, तभी यहाँ तक आया है। तो ये मैटर नहीं करता है कि रिसोर्सेज कैसा, सभी सुख सुविधाएं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया 1 to 1 डाउट। तो यहाँ जो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली औरों से अलग हो। तो हमें पता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन होता है, फ्री हो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी मैं हूँ, आप हमें फेसबुक पे क्वेश्चन भेजो, व्हाट्सअप पे भेजो, मैं हमेशा रिप्लाई करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बात और बताऊँ यार, अब जो आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो वो सच में बहुत, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जिस तरह से आप लोगों ने हमें समझा और समझने की कोशिश करी, बहुत यार। 5000 जब सब्सक्राइबर, मतलब जब हमने शुरू किया था चैनल तो बहुत एफर्ट लगाए थे। मतलब मैं बड़े बड़े चैनलों, जो बड़े बड़े लोग हैं जो अभी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, उनके जब वो लाइव पढ़ाते थे तो उनके कमेंट सेक्शन में जाके मैं अपना चैनल का लिंक देता था, लड़कों से कहता था भाई प्लीज़ मेरे चैनल पे एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ। और कई बार क्या होता था कि अब वो लाइव पढ़ा रहे हैं, उनसे सर से रिक्वेस्ट करता था कि सर मेरा लड़कों को बता दो। लेकिन बाई गॉड्स ग्रेस आप लोग आज इतना सपोर्ट करने लगे हो कि मतलब आप जानने लग गए हैं लोग। मुझे भी अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ये बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था। पता है, आपका जो 1 लाइक होता है वो टर्निंग पॉइंट, आपको लगता है कि मेरा 1 लाइक से क्या होगा, आपका 1 लाइक लक्ष्य एयरफोर्स की ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है। तो इस तरह से लाइक, बाकी कुछ नहीं होता है, लाइक से रेवेन्यू नहीं होता है, बस लाइक कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है। अगर x² + px + q = 0 के मूलों का रूट का, अब इसको मैं करा चुका हूँ, इसमें उसमें सारी वैल्यू थी, नंबर थे, इसमें एक फॉर्मेट दिया है कि pq मतलब एक जो है अचर दी, चर राशि। अब ये तो पता होगा चर और अचर क्या होते हैं। अब देखो मूलों का अंतर, अब मैंने अभी क्या बताया था, मूलों के अंतर अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम स्क्वायर लिखें, अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम स्क्वायर लिखें तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यह क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको हम -2 अल्फ़ा बीटा, ये क्यों लिख पाते हैं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ये इतना आके प्लस इसमें माइनस आएगा 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। लेकिन जब प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा में से माइनस का 4 अल्फ़ा, यहाँ पे 4 कर लेना, 4 अल्फ़ा बीटा करेंगे तो फिर वही आ जाएगा जो LHS और RHS में होगा। बस इसको आप याद रखो, इसमें सारी वैल्यूज़ रख दो। मूलों का अंतर 1 था तो 1 का वर्ग 1 बराबर, मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का योगफल होगा x² माइनस मूलों का योगफल, यानी कि यहाँ पे माइनस का p हो जाएगा, प्लस माइनस उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर करने पे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, -4 अल्फ़ा बीटा, तो 4 अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का गुणनफल q। तो यहाँ से अगर हम देखें तो p² -4q बराबर 1 है। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, p² -4q बराबर 1, तो वो हमारा आई थिंक बी ऑप्शन में दिख रहा है। इसमें जब हम उसको इधर ले आएंगे, बाकी कैलकुलेशन कभी कभी हो जाती है, गलत भी हो जाता है हमसे, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आते आते दिमाग इतना काम नहीं करता है। तो अगर कुछ ऐसी छोटी सी गलतियां हो जाया करे तो उनको कमेंट में बता दिया करो। बाकी मैं अगर हमसे कोई वीडियो में गलती होती है मैं पिन कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो आप कोई भी कमेंट करने से पहले एक बार मेरा पिन्ड कमेंट देख लिया करो। लाइन 3 है, x 0 y = 0 और 3x + 4y = 12। इससे बने ट्रायंगल का जो इन सेंटर है वो क्या होगा, आंसर है 1:1। क्वेश्चन का डेटा ऐसा है जो कई बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे स्मार्ट बच्चों को याद होगा, ठीक है, लेकिन नहीं है फिर भी समझ लेते हैं, बहुत ईजी है, इसको फिगर बना के करना है। अगर x = 0 की बात करें, ये हो गया x = 0, y = 0, और ये x अगर इस पर 12 से सब में डिवाइड करेंगे तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड कितना होगा, 4। इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, 4,0, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर दूँ 4,0। बाई अक्ष पे कटा का अंतःखंड कितना होगा, 3, यानी कि इधर 3 काटा होगा, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी 4,0, इसकी हो जाएगी 0,3। आप देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 4,0, 0,3 इसकी ओरिजिन है, ये 0,0 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है, 4, ये डिस्टेंस कितनी है, 3, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5, जो आपका पाइथागोरस से 5 आ जाएगी। अब आप ये बताओ, आपको सब पता है, ये 3, ये 4, ये तीनों पॉइंट पता है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 + b y1 + c z1 बटे a1 + a2 + a3। सिमिलरली यहाँ पे आपका हो जाएगा ax1 + bx2 + cx3। सिमिलरली वहाँ पे y का केस हो जाएगा। तो अब सारे ही पॉइंट आपको पता है, सारी ही a1 a2 a3 सभी पता है, आप इनको पुट कर देना, वैल्यू फाइंड कर लेना, क्या आएगा, 1:1 आएगा। ये डेटा ऐसा है कि रिपीट डेटा भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका, अब इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें जो एरिया बना था ट्रायंगल से, तो जो एरिया बाउंडेड था इसका अगर एरिया पूछ देता
सपोज कहता कि जो इन रेखाओं द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया बाउंडेड है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, ये 5 है और बेस हाइट 3 और 4 ही तो होंगी, या बेस 3 होगा या हाइट 4 होगी। तो ये 4 है, ये 3 है, तो 3 × 4, तो इसका एरिया भी बड़े आराम से हम निकाल सकते थे, कितना, 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 वर्ग मात्रक। तो ऐसे हमें अब एक और शायद इसके ऊपर क्वेश्चन है, हाँ ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में टफ लगता है लेकिन टफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है लॉग का। कि लॉग, वीडियो की लेंथ बड़ी भी हो रही है तो थोड़ा जल्दी करते हैं। इस पूरी चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये x+1 का होल क्यूब आएगा। जब x+1 का होल क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, a³ + b³ + 3ab + 3 मतलब 3ab कोष्टक में a + b पूरा सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इस वाले चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो ये x+1 का होल स्क्वायर आएगा। बस आपकी नज़रों से इस क्वेश्चन को मतलब वो करना था मेरा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो अब आपको पता है कि हमने तो यार पढ़ा था अभी, यार रिसेंटली अभी नवंबर में पेपर है, अभी पढ़ा था। ये लॉग ऊपर लिखा है x+1 का होल क्यूब और नीचे लिखा है लॉग x+1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि पावर आगे आ जाती है, log m की पावर n हो तो पावर आगे आ जाती है, यानी कि इसको हम 3 log, ये पावर आगे आ जाएगी और ये इसकी 2 पावर भी आगे आ जाएगी और ये चीज़ पूरी कट जाएगी, तो 3/2 आंसर आएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका आप मैथ फिजिक्स में भी कुछ पूछे हैं तो मैथ में भी पूछना बनता है। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में बताना, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर और बचे हों, जैसे इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। अब चलो ये बाकी इनमें टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को और प्रिपेयर कर लेना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो, जो भी प्रैक्टिस सेट आपने खरीदा है या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी, उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता होगा। और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत पूछा जाता है, इसका आंसर 2 है। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको याद कर लो, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में मिलेंगी, तो इसका आंसर तो 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये आपको पता हो और एग्जाम में आप करने मत लग जाना, ये मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें करने लग जाओगे तो इट विल टेक टाइम और आपको टाइम सेव करना है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 है, कैसे आएगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओमेगा जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर अगर 0 होता है तो 1 + ओमेगा को हम माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे उधर ले जाके, यानी कि 1 + ओमेगा की जगह पे हम अगर माइनस का ओमेगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 + ओमेगा की जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से था, यानी कि ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगा, यानी कि -2 की पावर 7 का मतलब 2 की पावर 7 करोगे तो 128 आएगा, और 2 की पावर अगर ऑड है, अगर इवन होता तो फिर प्लस आता, लेकिन ऑड है तो माइनस आएगा, यानी कि माइनस का 128। अब ओमेगा की पावर 7 का 2 में गुणा करोगे तो 14 होगा, 14 में 12 तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब हमारा 1 होता है, तो ओमेगा की क्यूब का कोई भी मल्टीपल होगा उसका भी 1 होगा, यानी कि 12 तक तो 1 होगा, और यहाँ 14 हुआ है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर बचा होगा, तो माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी मैथ्स के जो ये 5th पार्ट है, तो 4 पार्ट जो है वो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उनको अच्छे से देख लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे और सेम डेटा के साथ, ये मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ, ठीक है, डेटा भी चेंज नहीं होगा।